नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर से, जहां कल और आज हिंसक झड़पों के बाद रात 12 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जोधपुर के 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर कल शुरू हुए विवाद के बाद आज भी सुबह नमाज के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई। जोधपुर में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी आज हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और वहां का जायजा लिया। सोमवार रात को अलग अलग समुदाय के झंडे लेकर शुरू हुआ ये विवाद इस हद तक पहुंच गया। एक पुलिस चौकी पर हमला किया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। मंगलवार सुबह पुलिस के भारी इंतजाम के बीच ईद की नमाज अदा की गई, लेकिन इसके फौरन बाद शहर के 5 अलग अलग इलाकों में झड़प हो गई। जब हालात काबू से बाहर होने लगे तो मुख्यमंत्री ने कमान अपने हाथ में ले ली। जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया और वरिष्ठ मंत्रियों और अफसरों को विमान से जोधपुर भेजा गया, लेकिन जोधपुर में तनाव कायम है। राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसा का एक तीसरा मामला है और राजनीति हर बार की तरह ही हो रही है। घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी, अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस और प्रशासन मौन बना हुआ मूक दर्शक की तरह देख रहा था। पुलिस और प्रशासन ने इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की? यदि तैयारी थी तो क्या दबाव था कि उसके चलते पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से जो है योजना नहीं बनाई और पुलिस जाब्ते का डिप्लॉयमेंट नहीं किया? राजस्थान में पिछले 1 महीने में ये तीसरी ऐसी घटना है जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। अप्रैल में करौली जिले में 2 गुटों के बीच झड़प हुई थी। फिर अलवर के राजगढ़ में मंदिर के तोड़े जाने को लेकर बवाल हो गया था और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में इस तरह की झड़प हुई है। जाहिर है राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है वो 2023 में होने हैं और ऐसे में राजनीतिक माहौल इन सब घटनाओं को लेकर और गरमाने जा रहा है। जोधपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जोधपुर में है, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अब जोधपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 10 पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है और साथ ही मुख्यमंत्री ने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है राजेंद्र यादव, साथ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हवा सिंह घुमरिया, होम सेक्रेटरी और सुभाष गर्ग जो मिनिस्टर इंचार्ज है जोधपुर के लिए, सबको जोधपुर के लिए रवाना कर दिया है। लेकिन इसमें बीजेपी जो है बहुत गंभीर आरोप लगा रही है गहलोत सरकार पर। गजेंद्र शेखावत ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स जो थे वो जोधपुर की सड़कों में दौड़ रहे थे, लोगों के घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं था उनके साथ मारपीट हुई है। तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर गहलोत सरकार पशोपेश में ज़रूर दिख रही है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ से वो एमएलए हैं और मुख्यमंत्री ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि अब जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने कहीं अहम सबूत के तौर पर कहीं सीसीटीवी फुटेज भी निकाले हैं और उनको स्टडी किया जा रहा है। गजेंद्र शेखावत जो एमपी है जोधपुर के, वो वहाँ जोधपुर में ही हैं और आज उन्होंने जो प्रभावित इलाके हैं उनका दौरा भी किया है। तो एक तरफ जहाँ अब गहलोत सरकार सख्ती की बात कर रही है तो बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री के गृह जिलों में क्यों इंटेलिजेंस फीडबैक नहीं था। आपको मालूम है कि अक्षय तृतीया, ईद और परशुराम जयंती एक साथ आ रहे हैं, त्योहारों का सीज़न है, तो क्यों नहीं ज़्यादा सतर्क रही पुलिस प्रशासन और किस तरह से ये उपद्रव जो है वो कैसे हुआ। तो काफ़ी गंभीर सवाल है। साथ ही में इसका एक राजनीतिक कॉन्टेक्स्ट भी है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं 2023 में और ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है, तो जाहिर है कि बीजेपी मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े करने की कोशिश करेगी और अब इससे कैसे निपटती है गहलोत सरकार, ये देखना आगे है। लेकिन फिलहाल
शांति है, क्योंकि कर्फ्यू जो है कर्फ्यू लगा दी गई है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट है, इंटरनेट भी वहाँ पर सस्पेंड है, ताकि और ये जो उपद्रव है ये नहीं फैले। बात करते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन की, जहां ईद और अक्षय तृतीया संगीनों के साय में मनाई गई। शहर में कर्फ्यू लगा रहा, लोगों ने नमाज घर में अता की और मांगलिक रस्में भी। जिनके घर पर सरकारी हथौड़ा चला वो बेबसी में ही घुटते रहे। खरगोन की ईद पर हमारे साथी अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट। आज दिनांक 3 मई मंगलवार के प्रतिबंधात्मक आदेश में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। खरगोन के ईदगाह खाली रहे, नमाज घरों में पढ़ी गई। शहर में हर तरफ संगीनों का साया था। शोर तोड़ने के लिए चोंगे से ऐलान कि लोग घरों में ही रहें, शहर में कर्फ्यू है। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि अपने अपने घरों में रहकर ही त्योहार मनाएं। संजय कॉलोनी में शाहदुल्ला बेग तरबूज का ठेला लगाते थे। प्रशासन ने घर का हिस्सा तोड़ा, साथ में मवेशी खुले छूट गए। पूरे तरबूज बर्बाद हो गए। 4 बच्चे हैं, ईद के दिन किसी के पास नए कपड़े नहीं। किसी तरह सेवई बन गई। इंतजार है इंसाफ और मुआवजा मिलेगा। खरगोन में ईद के दिन शाहदुल्ला बेग जी के घर में अगर कुछ रंग बिरंगा है तो ये तिरपाल है, जिससे किसी तरह उनके घर का एक हिस्सा ढहा हुआ है। इस बार ना FIR में इनका नाम था न कुछ। ये बेचारे खरबूज की रेहड़ी लगाकर अपना गुजर बसर करते हैं। 4 बच्चों का परिवार है। इसके बावजूद ये जो इनके घर का पूरा हिस्सा था, जिसमें इनका कुछ सामान, राशन का, कुछ पंखे और ये सारी तमाम चीज़ें थी, उसको ढहा दिया गया। सर मेरा तो परिवार ही पूरा ख़त्म कर दिया गया। मेरा जो रोजगार था वो भी पूरा ख़त्म कर दिया गया। सर मेरे मवेशियों को पुलिस प्रशासन ने भगा दिया गया, छोड़ दिया गया। मुझे टाइम नहीं दिया कि सर मैं इन जानवरों को वहाँ बांध दूँ। कोई नोटिस नहीं दिया गया सर। मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, बहुत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ा है। ये सारा ग्रेड जाता है तो शासन की तरफ जाता है, क्योंकि उन शासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की गई ना, वो सब हमारे प्रति बहुत बेकार हुआ है, क्योंकि हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमें ना तो उन्हें नोटिस दिया गया और ना ही कोई सूचना दी गई और ना ही कोई चस्पा किया गया। अतीक की ईद फीकी रही। होटल प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। अतीक उन चंद लोगों में है जो इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए हैं। कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा है। हाँ जी, हैरत तो होती है। पहले कभी नोटिस आया ही नहीं और अचानक उन्होंने और ये गिराने के बाद एक बार फिर से नोटिस आ गया। हाँ, गिराने के बाद जो निर्माण गिरा दिया गया उसको। जो निर्माण गिरा दिया उसके बाद नोटिस। तो अब आप कोर्ट गए हैं, आपको क्या उम्मीद है न्याय की? बस कोर्ट से यही उम्मीद है कि जो हमारा माली नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिल जाए हमें। अमजद अली के घर पर ईद की रौनक है, लेकिन फिक्रमंद उन 400 लोगों के लिए है जो बेकरी में काम करते थे। कहते हैं प्रशासन हथौड़ा लेकर पहुंचा, कागज देखे तो गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बेकरी की छत तोड़ दी। अब उसे दोबारा बनवा रहे हैं। ये और बात है कि बेकरी में ज्यादातर श्रमिक हिंदू थे जो अब बेकार बैठे हैं। मेरा ये नगर पालिका और प्रशासन आके मेरी बेकरी तोड़ गया और मुझे कोई नोटिस भी नहीं दिया और मेरी कोई गलती भी नहीं बताई कि मेरी क्या गलती थी। वो लोग आए थे, जब उन्हें पता लगा कि हम गलत जगह आ गए तो उन्होंने पहले मेरा घर भी नाप लिया था, मेरी तीनों बेकरी नाप ली थी। फिर CMO मैडम ने बोला कि चलो इसकी एक बेकरी तोड़ दो, 2 बेकरी छोड़ दो और घर भी छोड़ दो। और मेरी 12 तारीख को तोड़ी गई और 13 तारीख को मेरे को नगर पालिका में बुलाया गया और मुझे पुराने कागज दिए गए और उस पर तारीख डली थी 2/2/2022 फरवरी की तारीख थी। शहर ईद की रौनक कोरोना के 2 साल बाद देखता, लेकिन रामनवमी के जुलूस पर पत्थर क्या चले। ईद के साथ अक्षय तृतीया के दिन इन शादियों को भी अपनी सीमा से खदेड़ दिया। खरगोन के बाहर मिर्जा गांव में कुशवाहा परिवार शादी रचा रहा है। कनौजे जी को भी बिटिया की शादी के लिए यहीं आना पड़ा। खरगोन में मैरिज गार्डन पहले से बुक था। कहते हैं नुकसान हो गया, कई मेहमान भी नहीं आ पाए। मेरी बिटिया की शादी हो रही है तो खरगोन में बुकिंग वगैरह होगी आपकी? हाँ, खरगोन में बुकिंग करी थी, उसमें गार्डन में हमारा, तो वहाँ ये कर्फ्यू की वजह से हम वहाँ नहीं कर पाए और हमको यहाँ पर आना पड़ा। हमारे मेहमान आने वाले थे, उनको परेशानी आई। मतलब बुकिंग वगैरह वहाँ जो पैसा बुकिंग करने में भी परेशानी आई जरा। कर्फ्यू की वजह से 6 से ज्यादा सामूहिक विवाह सम्मेलनों में 200 से ज्यादा जोड़ों की शादी हुई, लेकिन खरगोन से बाहर।
बाकी शहर में 100 से ज्यादा नाकों पर रैपिड एक्शन फोर्स के अलावा मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की भी तैनाती रही। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कहानी है ईदगाह, जिसमें नन्हा हामिद अपने लिए मेले से खिलौने नहीं बल्कि अपनी दादी के लिए चिमटी खरीद कर लाता है। अपने लिए मनोरंजन नहीं बल्कि अपनी दादी की तकलीफ को चुनता है। काश ये बाल सुलभ मन हम सब में हो जाएं, हम एक दूसरे की तकलीफ को समझें तो ऐसे दंगे भड़के ही ना। आज के दिन सिर्फ इतना ही। ईद मुबारक। खरगोन से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और आसिफ के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करते हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी की, जहां हनुमान जयंती के दिन हुए सांप्रदायिक तनाव के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच ईद का त्योहार मनाया गया। जिस जगह को हिंदू और मुस्लिम दंगों के नाम पर बदनाम किया गया, वहां दोनों संप्रदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए, पर उन लोगों की ईद फीकी रही जिनकी दुकानों पर बुलडोजर चलाए गए थे। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। ये तस्वीर उस जहांगीरपुरी की है जहां कुछ दिन पहले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को तलवारें दिखाकर पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन ये तस्वीर सुकून देने वाली है। अकबर और पंडित रमन झा दोनों की दुकानें या रेहड़ी कह लें एमसीडी के बुलडोजरों ने ढहा दी थी, लेकिन इनके भाईचारे को नहीं ढहा सकी। ईद का मौका है, दोनों एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और अकबर पंडित रमन झा को मीठी सेवैयां खिलाकर मुंह मीठा करवा रहे हैं। हम लोग ईद में सेवैयां बनाते थे, पंडित जी को भी देते थे, पंडित जी भी हमसे मिलते थे, खाते थे, गले मिलते थे। ईद में हम लोग गले मिलते थे, भाईचारा था हम लोगों का। भाईचारा था, अब भी वो भाईचारा बरकरार रखा है? अब भी बरकरार है, आपके सामने हम गले मिल रहे हैं। शुरू से ही हम लोग एक साथ में हैं, पड़ोसी भी है, दुकान का भी पड़ोसी है, घर के भी आसपास में है, तो हम लोगों की कोई ऐसी कोई गिला शिकवा नहीं है। और हम मन के चलिए एक साथ में होने से तो इंसान मान के चलिए, एक तो जानवर भी आपस में प्रेम कर लेते हैं, हम लोग तो इंसान हैं, तो इंसानी अगर प्रेम नहीं है तो क्या फायदा। जिस रोज बुलडोजर से 11 साल के आसिफ की मां की दुकान तोड़ी गई थी, उस वक्त सिक्के बटोरते आसिफ की तस्वीर काफी वायरल हुई थी। आज 11 साल का आसिफ भी सज धज कर सबको ईद की मुबारकबाद देता नजर आया। आपको आसिफ याद होगा, उस दिन की रेडी टूटी तो सिक्के बन रहे थे। आसिफ भी आज पूरा तैयार होकर के खुश हो आज आसिफ ईद में? हाँ खुश हो। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से, जो हमारे मदद करे थे। आज ईद के नमाज में बहुत दुआ करा तुम्हारे। सजे धजे बच्चों को देखकर लगता ही नहीं कि यहाँ कुछ दिन पहले हिंसा हुई थी। पुलिस तो काफी संख्या में है, पर उनके आसपास हंसते खेलते बच्चे माहौल को सामान्य बनाए हुए नजर आए। 30 साल की हसीना की कबाड़ की दुकान बुलडोजर से ढहा दी गई थी। हसीना के 3 बच्चे हैं, जिसमें 7 साल की शाहिला भी है, जिसे आंख का कैंसर है। हमारा तो कबाड़े के काम में मैम, हमारा हस्बैंड कबाड़ा बिनने जाते हैं, हमारी रेडी वेडी टूट गई है, ठीक है। अब तो दूसरे के गोदाम पे जाते हैं, दूसरे के यहाँ पे वो करते हैं। अब दूसरे के यहाँ अपना जिस सारा नुकसान हो गया तो क्या करें अब, लेकिन दूसरे के उस पर ठेके पे काम कर रहे हैं। अब वो दूसरा देंगे जब चलेगा, नहीं तो वो भी नहीं होगा। ये तो इस टाइम काम की बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन हमें जो ये है बच्चों की हमारी ईद वगैरह ये तो सही कुछ बनी नहीं है सही ढंग से। सबसे ज़्यादा हमें पैसे तो नुकसान तो हुए, लेकिन हमारी बच्ची में ज़्यादा इलाज में पैसे हो जाते हैं। अब दूसरों से कर्जा लेके फिर जब जाके वो करें, हम नहीं पहने, हम अपने बच्चे को पहना दिए, वही बहुत है। ईद तो जहांगीरपुरी में शांति और भाईचारे के साथ गुजर गई, पर यहाँ के लोग अब भी डर के साए में जी रहे हैं। सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई हैं। आगे यहाँ बुलडोजर चलेगा या नहीं, इस पर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। इस गली के बाहर काफी पुलिस बल अब भी तैनात है, लेकिन ईद का त्योहार नमाज शांति के साथ भाईचारे के साथ अता की गई। यही भारत है, अनेकता में एकता है, और खासकर ये वो तबका है जो रोज कमाता है और खाता है। इन दंगों में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता है, सियासत में नुकसान उन नेताओं का नहीं होता, सियासत में नुकसान आम आदमी का होता है, गरीबों का होता है। तो इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जहां पर अकबर और पंडित रमन झा साथ साथ ईद की मुबारक एक दूसरे को दे रहे हैं। सहयोगी पवन कुमार के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। पहले महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली में भी लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है।
दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मांग की है कि दिल्ली के सभी धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों से लाउडस्पीकर हटवा दिए जाएं क्योंकि इनसे ध्वनि प्रदूषण होता है, जबकि आम आदमी पार्टी बीजेपी की मांग पर सवाल भी उठा रही है और पुरजोर विरोध भी कर रही है। देश के कई हिस्सों में लाउडस्पीकर पर चर्चा चल रही है, विवाद चल रहा है और अब लाउडस्पीकर का मामला देश की राजधानी दिल्ली में भी उठना शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिख के मांग की है कि दिल्ली के अंदर सभी धार्मिक स्थलों और अन्य जगहों पर जो लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाया जाए। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थलों व अन्य जगहों पर लगे लाउडस्पीकरों को हटाया जाना चाहिए। ये लाउडस्पीकर ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इनकी आवाज़ की सीमा निर्धारित हो ताकि पढ़ने वाले बच्चों, मरीजों, ऑफिसों में कार्यरत लोगों की इसकी आवाज़ के कारण शांति भंग ना हो। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में भी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए सभी क्षेत्रों से लाउडस्पीकर तुरंत हटवाए जाएं और इसके उल्लंघन करते पाए गए दोषियों को तय नियमानुसार दंड या फाइन दिया जाए। दिल्ली के हमारे सभी सांसदों और विधायकों की भी यही मांग है। लाउडस्पीकर हटाने का अभियान शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी इसकी मांग करती है और मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, जिस तरह से धार्मिक स्थलों का जिक्र है, मुझे कबीरदास की वो दोहा याद है कि काकर पाकर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इंसानियत की बात है, धर्म की बात है। हम जब आगे बढ़ते हैं समाज के अंदर तो जो ध्वनि, अत्यधिक ध्वनि समाज के लिए हानिकारक है, उसको समाप्त करने में ये समाज की अच्छाई है। इसीलिए बीजेपी ने ये कदम और ये मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी बीजेपी की इस मांग का न सिर्फ विरोध कर रही है बल्कि एक सवाल भी उठा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर लाउडस्पीकर हटवाने ही हैं तो ये काम तो उस दिल्ली पुलिस का है जो कि केंद्र की बीजेपी की सरकार के तहत काम करती है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं उनसे ये कहूँगी कि चिट्ठी लिखने से पहले अगर वो इस बात का संज्ञान ले लेते कि इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है, उनके पास लाउडस्पीकर हटाने की और उसकी कंप्लायंस की जिम्मेदारी है, तो शायद सबसे पहले तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। पिछले कुछ समय से पूरे देश के अंदर दो शब्द बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं या विवादों में हैं। पहला है बुलडोजर और दूसरा है लाउडस्पीकर। तो दिल्ली के अंदर बुलडोजर की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है, अब लाउडस्पीकर की एंट्री हो रही है। चर्चा आगे चलती रहेगी। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में मामला दर्ज कर लिया गया है। सिटी चौक पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया है, जिसमें 116, 117, 153 धाराएं लगाई गई हैं। जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया उनमें राजीव ज्वालाकर और अन्य आयोजक भी हैं। इस बीच मुंबई पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। मुंबई में चांदीवली के विभाग अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली को हिरासत में ले लिया गया। भानुशाली के ऑफिस से पुलिस ने लाउडस्पीकर भी जब्त कर लिया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, ये पूरा मामला क्या है और क्या ये माना जा रहा है कि अब जल्दी ही इस मामले में राज ठाकरे के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है? और देखिए अखिलेश, राज ठाकरे के खिलाफ कार्रवाई होना मतलब क्या? एफआईआर दर्ज हो गया, लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, इस पर पूरी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, गृह मंत्री, डीजीपी सभी चुप हैं, कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। सबका यही दावा है कि हम एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था हमने चौकस कर दिया है। 87 एसआरपीएफ की कंपनी लगाई गई है, 30,000 होमगार्ड्स लगाए गए हैं और 15,000 के करीब लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। 13,000 लोगों को 149 की नोटिस तक दी जा चुकी है। और इसी तरह मुंबई पुलिस का दावा है कि कम से कम 120 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है, उसमें से कुछ लोगों को कोर्ट में पेश किया गया है और इसके अलावा ऐसे ही सैकड़ों लोगों को नोटिस दी गई है, यानी कि सबको चेतावनी दी गई है कि कोई भी ऐसी गड़बड़ी न करे जिससे कानून व्यवस्था पैदा हो। अगर कुछ होता है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि क्या राज ठाकरे, जिन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठाया है और जहां जिनके खिलाफ ऊपर सबकी निगाहें लगी हैं कि वो कल क्या करेंगे,
उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये देखिए पुलिस उनके दरवाजे के पास है। ऊपर अभी कुछ देर पहले राज ठाकरे खुद ही बालकनी में आए थे, थोड़ा सा उन्होंने देखा, 1 मिनट के लिए जायजा लिया और घर में चले गए। अभी तक राज ठाकरे को 149 की नोटिस दे दी गई है, उनके पार्टी के हालांकि सभी कार्यकर्ताओं को दी जा चुकी है। मामला दर्ज हुआ, 1 मई को सभा थी, उन्होंने जिस तरह से भड़काऊ भाषण दिया उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ, लेकिन आज जाकर दर्ज हुआ जब कई बार पत्रकारों ने डीजीपी से सवाल किया। उसके बाद इतना ही नहीं तो 6 अप्रैल का एक गैर जमानती वारंट जो है सांगली की एक कोर्ट ने जो जारी किया था और मुंबई पुलिस को कहा था कि इन्हें हमारे सामने पेश किया जाए, वो भी, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो लिहाजा सिर्फ व्यवस्था की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था चौकस होने की बात की जा रही है, इनके जो समर्थक हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, सभी को नोटिस दी जा रही है, लेकिन जो इस पूरे विवाद की जो जड़ है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे। यानी कहीं न कहीं पुलिस को भी लग रहा है, राज्य सरकार को लग रहा है कि राज ठाकरे पर हाथ डालेंगे तो स्थिति और ख़राब हो सकती है। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत ही फूंक कर फिलहाल कदम उठाया जा रहा है। लिहाजा ये अभी भी लोगों को लग रहा है या लोग डरे हुए हैं कि आखिर 4 मई का, 3 मई आज खत्म होने को है, 4 मई को उन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि अगर लाउडस्पीकर नहीं हटेंगे मस्जिदों पर से तो मस्जिदों के सामने जाकर वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे लाउडस्पीकर लगा के। उस आंदोलन कल अगर होता है तो क्या कानूनी स्थिति हो, कानून व्यवस्था हो सकती है। सबसे बड़ी बात जो नहीं दिख रही है सरकार की तरफ से ये कि जैसे खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश में कुछ लाउडस्पीकर उतारे गए, कुछ लाउडस्पीकर, कुछ की आवाज़ कम की गई। मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस ऐसा कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं दे रही है कि कितने लाउडस्पीकर, मस्जिदों की लाउडस्पीकर की आवाज़ कम की गई है या सुप्रीम कोर्ट के तय मानक के हिसाब से सबको बनाना है। बस वो कानून व्यवस्था की बात कर रही है और साथ ही चेतावनी दे रही कोई अगर कानून में हाथ मिलेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया सुनील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देश की बात में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे वाराणसी में क्या है वीडियोग्राफी का विवाद। वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञानव्यापी मस्जिद एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। इस बार विवाद ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में स्थित मां श्रृंगार गौरी के मंदिर के साथ दूसरे ग्रहों के दर्शन पूजन को लेकर है। इस मामले में दायर एक याचिका पर जिला अदालत ने कमीशन बैठाकर वीडियोग्राफी करा वस्तु स्थिति जानने का आदेश दिया है, जिसका अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने फैसले का विरोध किया है। विश्वनाथ मंदिर में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है, जिसको लेकर हर साल विवाद होता है। साल में एक दिन इसे दर्शन पूजन के लिए खोला जाता है, लेकिन अब 4 महिलाओं ने रोज इसके दर्शन पूजन के लिए याचिका दायर की है। याचिका हम लोग ने दायर किया है कि हम लोग मां श्रृंगार गौरी का प्रतिदिन पूजन पाठ करना चाहते थे। वो पूजन पाठ के लिए हम लोगों ने याचिका दायर किया है। साथ में जो है कॉरिडोर जो है उसमें हम लोग जाना चाहते हैं। जो हमारे मंदिर का हिस्सा है, हमारा मंदिर है, उसमें हमारी मूर्तियां हैं, नंदी जी हैं, गणेश जी हैं और बहुत सी मूर्तियां हैं जो कि वहाँ पर पड़ी हुई है। तो हम लोग जो है कि जाकर उसको वहाँ फोटोग्राफी चाहते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कि वीडियोग्राफी चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, हम लोग का कैसा है, हमारे मंदिर की क्या स्थिति है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी की अदालत ने 6 और 7 मई को श्रृंगार गौरी मंदिर में वीडियोग्राफी का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस दौरान दोनों पक्ष के लोग रहेंगे और साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन वीडियोग्राफी का मस्जिद कमेटी के लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनके वकील कह रहे हैं कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने कमीशन की मांग को मंजूर कर लिया, लेकिन उस आदेश में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ये मस्जिद के अंदर या पर वो
बैरिकेटिंग के अंदर जाएंगे, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि नहीं हम मस्जिद के अंदर भी जाएंगे और बैरिकेटिंग के अंदर भी जाएंगे। हमारा मानना ये है कि हम संविधान के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करेंगे कि आप मस्जिद के बैरिकेटिंग के अंदर, मस्जिद के अंदर आप नहीं जा सकते, क्योंकि बैरिकेटिंग के अंदर और मस्जिद के अंदर केवल सुरक्षाकर्मी और मुसलमान ही जा सकते हैं। कुछ भ्रम लोगों के बीच में है, दिमाग में है कि शायद मस्जिद का भी मामला इसमें इन्वॉल्व है, ज्ञानवापी मस्जिद की भी वीडियोग्राफी हो, उसमें भी अंदर प्रवेश कराया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके दावे के मुताबिक खुद मस्जिद का कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो इसमें इस मुकदमे में खास तौर से मस्जिद का कोई विवाद नहीं है, बल्कि जहाँ जहाँ पर उस परिसर में ज्ञान माँ श्रृंगार गौरी या महादेव जी या गणेश जी या लक्ष्मी जी या अन्य जो देवी देवता हो सकते हैं, जो दृश्य हों या अदृश्य हों, वो उनके बारे में वो रिपोर्ट देवें, उसकी वीडियोग्राफी ये करावें। लेकिन वादी वकील कहते हैं कि बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के तहखाने में श्रृंगार गौरी के साथ दूसरे विग्रहों के दैनिक पूजन के लिए याचिका दायर की गई थी, जिसकी वीडियोग्राफी के लिए कोर्ट ने कहा है। न्यायालय का आदेश है और न्यायालय के आदेश के अनुसार, हमारी मांग के अनुसार बैरिकेटिंग के अंदर तहखाना है, माँ श्रृंगार गौरी का स्थान है और नंदी जी हैं, गणेश जी हैं, भैरव जी हैं। यदि वहां जाने से मुझे रोका जाता है तो कोर्ट का आदेश का अवमानना होगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का अधिकारी बनेंगे। इस याचिका के अलावा 1991 में भी एक मुकदमा दायर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ शिवलिंग आज भी स्थापित हैं। उनकी पूजा पाठ और मरम्मत का अधिकार इसमें मांगा गया था। कोर्ट ने पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने का आदेश दिया था। यह मामला अभी लंबित है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है या नहीं, इसके सर्वेक्षण का मामला अभी लंबित है कि इस बीच श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा पाठ का मामला सामने आ गया है। साफ है कि अभी कानूनी लड़ाई लंबी है, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने से जो प्रकरण वर्षों से दब गया था वो सतह पर आ गया है, लिहाजा राजनीति तो होगी। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस देकर पूछा है कि खान के पट्टे के मामले में क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि उनके पक्ष में खान का पट्टा जारी करने के मामले में क्यों न कार्रवाई की जाए। यह पहली नजर में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A का उल्लंघन है। तो इस केस में जो अभी उन्होंने नोटिस दिया है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, तो वो जो शिकायत जो पार्टी जिस पार्टी ने करी है उसकी शिकायत गवर्नर साहब ने जो इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 192 के अंदर उनकी ओपिनियन के लिए दी है। तो जब वो नोटिस दिया है तो नोटिस का जवाब देंगे सीएम साहब। बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कर मांग की है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को लेकर राज्यपाल से शिकायत की है। राज्यपाल ने आगे की कार्रवाई के लिए चुनाव आयोग को दस्तावेज भेजा है। ये पुराना मामला है। जिस समय ये मुख्यमंत्री ने ये लीज हासिल की थी, वो ना एमएलए थे, ना एमपी थे, ना मंत्री थे। वो एक शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। ये शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए लीज जो थी वो डेडिकेटेड थी, इसलिए उन्हें मिली थी। अब इस मामले को दोबारा उठाया गया क्योंकि लीज का रिन्यूअल हुआ है। इस मामले में कभी भी इस प्लॉट पर माइनिंग नहीं हुई। इसका मतलब कोई ऐसा मामला नहीं जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने इसमें कोई फायदा उठाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री को 10 मई तक चुनाव आयोग को जवाब देना है, पर इस मामले को लेकर प्रदेश में राजनीतिक विवाद तो खड़ा हो ही गया है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं और फिर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। हालांकि फिलहाल विपक्ष को एक जमा जमाया मुद्दा तो मिल ही गया है।
नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे खतरे में है कौन सी चिड़िया। बिजली के हाई टेंशन तार और विंड मिल्स के चलते राजस्थान का राज्य पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। देश भर में 100 से भी कम बचे इन पक्षियों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी गठित की है। ये कौन सा पक्षी है और हाई टेंशन तारों से इसे क्यों खतरा है, देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक खास खबर। राजस्थान का ये शानदार राज्य पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी तिलैया कभी ये हजारों की तादाद में गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी पाए जाते थे, लेकिन अब गुजरात में इस तरह के महज 4 या 5 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं, जबकि राजस्थान में 100 से भी कम मादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। इनकी घटती तादाद को देखते हुए भारत सरकार ने जैसलमेर में इन पक्षियों के लिए एक सेंटर बनाया है, जहां इनके अंडे सहेजने की प्रक्रिया की जाती है। इसकी जो कॉजेज हैं एंडेंजर होने के, वो है ह्यूमन बीइंग्स की डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। उसमें खास तौर से पावर लाइंस, जो विंड मिल्स और सोलर पावर प्लांट से निकलती हुई पावर लाइंस हैं, ये पावर लाइंस के साथ में टकरा के ये पक्षी की मृत्यु होती है। दूसरा कारण है कि इनके जो अंडे देने की एरियाज होते हैं, उनके जो हैबिटेट होते हैं, ब्रीडिंग हैबिटेट, वो नष्ट हो रहे हैं, और वो क्योंकि ओवरग्रेजिंग से या एग्रीकल्चर से। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राज पक्षी है। साथ ही 2011 में इसे तेजी से विलुप्त होती प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर्ड घोषित किया जा चुका है। जैसलमेर इन पक्षियों का कुदरती आवास है, लेकिन अब इन जगहों पर बिजली के नए प्लांट और विंड मिल्स बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं, जिनसे टकराकर ये पक्षी लगातार मर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों से कहा है कि इन पक्षियों के प्राकृतिक आवास से गुजरने वाली जगहों पर तार अंडरग्राउंड होने चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हमारी ही याचिका पर यह आदेश दिया है कि इनको जो भी पावर ट्रांसमिशन लाइंस है, इनमें बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स लगवाए जाएंगे, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो ना हो, क्योंकि बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर एक ऐसी डिवाइस है कि अगर वो किसी पावर ट्रांसमिशन लाइंस में लगी हुई है तो वहां पर वो बर्ड्स की जो फ्लाइट है उसको डाइवर्ट कर देता है, जिससे कि इनकी जो मोर्टेलिटी है वो कम होगी और वो बचेंगे। मगर यहाँ पर भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो कंपनीज हैं वो उन्होंने सबसे घटिया वाले जितने भी पुअर क्वालिटी के बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर्स है वो लगवा दिए। आबादी के बढ़ते दबाव के बीच जैसलमेर के आसपास बायोडायवर्सिटी के लिहाज से 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये क्षेत्र ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बचा है, लेकिन इस डेजर्ट नेशनल पार्क से अब हाई टेंशन तारें गुजरने से खतरा बढ़ गया है। इसे बचाना हमारा कर्तव्य है। ये इसकी पूरी जिंदगी जमीन पे गुजारता है, उसके पाँव में पीछे की उंगली होती नहीं है, इसलिए वो डाल पे या कहीं तारों पे बैठ नहीं सकता है। इसलिए इसको खुला आसमान, खुली जमीन चाहिए। अब देखना है कि कंपनियां कितने दिनों में रिफ्लेक्टर लगाने और तारों को अंडरग्राउंड करने का काम करती हैं। फिलहाल जितनी देरी होगी उतना ही इस शानदार पक्षी के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जाएगा। नई दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश की बात में इतना ही, लेकिन देख लेते हैं कि आज देश भर में किस तरह मनाई गई ईद।
आप सभी को ईद मुबारक। बरकत हो, देश में पूरे बरकत हो।